हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी क्लास में हमने 6 पार्ट को पढ़ा है, जिसमें आपके स्वर संधि के 5 भेद और एक पार्ट आपका स्वर संधि के उदाहरण के साथ था। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमको सीधा उसको रटना होता है, जैसे आपके विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। ऐसे एक टॉपिक उसी कड़ी में आता है समूह चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द। ये टॉपिक भी, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस टॉपिक का अच्छा खासा अभ्यास होना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के सवाल कैसे बनते हैं और हम आपके लिए ढूंढ के उन सवालों को लेके आए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये शब्द यहां से डिफिनेशन कैसे पूछेगा। देखो, समूह चरित प्राय शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा या वर्ण के हेर फेर से, ठीक है, मात्रा या वर्ण के हेर फेर से दिखते एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन जब अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे शब्द युग्म है, भिन्नार्थक शब्द युग्म, दो शब्दों का युग्म रहेगा और दोनों शब्द दिखते सेम है, उच्चारण की दृष्टि से भी सेम लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए सीखते हैं समूह चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द से सवाल कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनता है। चलिए देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे एक सवाल है, अंश और अंश। एक में आपका दंत सा है और एक में आपका तालव्य सा है। इसको इचु सा नाम तालु, तालव्य सा है, लृतु सा नाम दंता, ये दंत सा है। ठीक है, जिसमें दंत सा है उसका अर्थ होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। और दूसरा जो अंश है जिसमें तालव्य सा है उसका अर्थ होता है हिस्सा। क्लियर है? पहले वाले अंश का मतलब है कंधा, जिसमें ये तालव्य सा है, सॉरी दंत सा है, और दूसरे वाले अंश का मतलब है हिस्सा, जिसमें ये आपका तालव्य सा है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है आपका अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न अनाज होता है, और एक लिखा है अन्न, अन्न मतलब दूसरा, जिसको आप अंग्रेजी में अदर बोलते हो। ठीक है, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्न का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा आपसे। तीसरा सवाल देखिए कैसे एग्जाम में पूछेगा, ऐसे देगा अभिराम डैश अभिराम, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आपको सही टिक करना होगा। देखो, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। और अविराम का मतलब होता है लगातार। ध्यान दीजिएगा, अविराम का मतलब होता है सुंदर, भा रहेगा तो सुंदर हो जाएगा, और अविराम का मतलब होता है लगातार। किसी भी शब्द के आगे अगर आ लगता है तो वो शब्द के अर्थ को निगेटिव कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपने विराम देखा ना, आ लग गया, विराम का मतलब होता है रुकना, आ लग गया मतलब नहीं रुकना है, लगातार बिना रुके। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अवलंब और अविलंब। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मात्रा नहीं है और यहां पे मात्रा, बस इतना फर्क है मात्रा का, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अवलंब का मतलब क्या होता है? सहारा। जब आपको रस का टॉपिक पढ़ाए होंगे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जैसे रस में आता है आलंबन और उद्दीपन, अवलंबन, तो वही जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो अवलंब का मतलब क्या है? सहारा। और अविलंब का मतलब क्या होता है? शीघ्र। अविलंब का मतलब क्या होता है? शीघ्र। जैसे अविलंब, अभी आपने देखा डिविडेशनल पे क्या आ रहा है, रामायण की प्रस्तुति हो रही है, सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे। ठीक है, तो वहां पे जब लक्ष्मण जी को क्या लगता है? शक्तिमान लगता है, तो भगवान राम जब भेजते हनुमान जी को लंका से क्या लाने के लिए? दवा लाने के लिए, तो वहां पे भगवान राम कहते हैं कि अविलंब मतलब बिना विलंब किए शीघ्र आपको वापस आना है, तो वही अविलंब है। अविलंब का मतलब क्या है? शीघ्र, मतलब बिना देरी किए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 4 के बाद। ये 5वां नंबर आपका है, देखिए ध्यान से। देखिए ये ऐसा टॉपिक है, आपको इस पे पर डे काम करना पड़ेगा।
तो हम आपको बीच बीच में ऐसे टॉपिक लेके आते रहेंगे जिससे आपकी हैबिट बनी रहे, ठीक है। जैसे हमने देखा अगला पांचवा, अब्ज और अब्द दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जा है और यहाँ पे क्या है, दा है, ठीक है। हमने आपको पर्यायवाची की क्लास में चर्चा भी किया था कि जिन शब्दों के अंत में जा आता है वो कमल के पर्यायवाची, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, और यहाँ पे एक आपका अब्ज आ गया। जिन शब्दों के अंत में जा आएगा वो कमल का पर्यायवाची, कॉपी के किसी कोने में नोट कर लीजिए, ठीक है। हम नीचे देखते हैं दा आया है, मैंने कहा था जिन शब्दों के अंत में दा आएगा वो बादल का पर्यायवाची, जैसे मैंने कहा था जलद, ठीक है। जलद के बाद वारिद, वारिद के बाद आपका यहाँ देखिए अब्द दा आया तो यहाँ पे बादल और वर्ष दोनों का ये अर्थ है। अब्द का मतलब है बादल और वर्ष। ये अब्द आया कहां से, वर्ष के अर्थ में। जब आप समास पढ़ोगे तो वहां पे आएगा शताब्दी, आएगा एक शब्द शताब्दी में समास पूछेगा तो आप बताओगे ध्रुव समास। क्या बताओगे, क्योंकि पहला शब्द जो है संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाची है, और दूसरा क्या है, संज्ञावाची है। तो वहां पे शताब्दी का जब पूछेंगे शताब्दी मतलब शत प्लस अब्दी, 100 वर्षों का समाहार, तो अब्द मीन्स क्या होता है, वर्ष होता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, छठवां, अवधि और अवधि, एक में छोटी की मात्रा धा पे लगी, एक में बड़ी की मात्रा लगी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। इस अवधि का मतलब होता है काल या समय। जैसे अभी रामायण आप देख रहे हो ना, इसी का एकदम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम। भगवान राम को 14 अवधि की, 14 वर्ष की अवधि की वनवास हुई थी। किसका मतलब, कितने वर्ष का, 14 वर्ष। तो वो अवधि है, काल है या समय है। क्लियर है कि मतलब भगवान राम को 14 वर्ष की अवधि का वनवास हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला अवधि, ये जो अवधि धा पर बड़ी की मात्रा लगी है ये बताता है कि अवधि क्या है, एक भाषा है। अवधि क्या है, अवध प्रांत की बोले जाने वाली एक भाषा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सातवां, कुल और कुल, एक में का पे छोटाऊ की मात्रा लगी है और एक का पे बड़ाऊ की मात्रा लगी है। जिसमें छोटाऊ की मात्रा लगी है उसको कहते हैं वंश। क्या बोलते हैं, वंश। वंश का मतलब समझते ना, जैसे आपके पिताजी के लड़के आप हैं, आपके लड़के होंगे, वो वंश चलता है, वो वंश है, ठीक है। कुल, इस कुल का मतलब है वंश। जिसे कहते हैं कुल दीपक, मतलब वंश का दीपक है ये, ठीक है। अगला कुल, कुल माने होता है किनारा, ठीक है। कुल मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। अगला देखिए, आठवां, कपीस और कपिस, एक में पापे बड़ी की मात्रा है और एक में पापे छोटी की मात्रा। देखो ध्यान से, तो पहले वाले कपीस का मतलब है हनुमान या सुग्रीव, हनुमान चाहे सुग्रीव दोनों कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे वाले कपिस जिसमें छोटी की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है मटमैला। कपिस का अर्थ क्या होता है, मटमैला। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नौवां, जलज और जलद, जलज और जलद। जलज का मतलब होता है कमल। मैंने अभी ऊपर कहा था जिन शब्दों के अंत में जा आएगा वो किसका पर्यायवाची होगा, कमल का पर्यायवाची। और जलद आया ना, जलज मतलब कमल। मैंने कहा था जिन शब्दों के अंत में दा आएगा वो किसका पर्यायवाची होगा, बादल। और इस जलद का मतलब क्या हो जाएगा, बादल। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। वैसे देखो इन दो का पेयर ऐसे देगा, अंश डैश अंश, और ऑप्शन 4 रहेंगे, कंधा हिस्सा, हिस्सा कंधा, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन में आपको सही टिक करना है। इसके लिए आपके पास हिंदी के सब भंडार की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ना मुझे ना आपको, ठीक है। इस पे आपको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको संधि के बीच में एक दिन इस क्लास को लिया जिससे आप इस टॉपिक को टच में आओ। अब आपका काम क्या है, आप इस टॉपिक से और सारे सवालों को बुक से ढूंढ के करोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब सोचोगे कि एक दिन में पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको एक दिन में आ जाएगा। रही बात एग्जाम के लिए, तो ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है जहां से एग्जाम में सवाल ना बनता हो। क्लियर है। ये तो ऐसा टॉपिक है कि लिख के ले लो, सवाल आएगा कंफर्म है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आप कंपटीशन का एग्जाम देते भी हैं, हर जगह ये सवाल आते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं, आगे के और सवालों को लेते हैं। चलिए नोट करिए इसको पूरा सही। चलिए नोट हो गया। चलिए अगला, इसके आगे भी एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा।
ध्यान दीजिएगा, तरणी, तरणी, तरुणी, ये तीन शब्द आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। एक तो तरण है, एक तरुणी है और एक तरणी है। ठीक है, इन तीनों में भिन्नार्थक अर्थ पूछे कैसे आप बताओगे। देखो, पहले तरण का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। दूसरे तरण का मतलब होता है नौका, नाव। क्या बोलते हैं? नाव। और तीसरे तरण का अर्थ है युति, युति। तीनों को नोट करिए। पहले तरणी का जिसपे छोटी की मात्रा लगे उसका मतलब होता है सूर्य। दूसरे तरणी का अर्थ है नौका और तरुणी का अर्थ है युति, युति। ठीक है, अब देखो यहीं से आपको एक सवाल हम और बताते हैं पर्यायवाची का। जैसे आपने लाइन पढ़ा होगा, तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो वहां पे जब आपका तरण तनुजा ये आता शब्द ना, तरण तनुजा, अब यही तो आपका किसका पर्यायवाची है? यमुना जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, तरण मतलब होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। तरण तनुजा मतलब किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, यही से यमुना का पर्यायवाची और बनेगा, सीख लेते हैं। देखो ध्यान से, सूर्य के एक पुत्र यम। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? यम भगनी। यम भगनी मतलब यम की बहन कौन? यमुना। यम भगनी भी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। तरण तनुजा भी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। यहीं से एक और यमुना का पर्यायवाची बनेगा सूर्य सुता। सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। एक और बनेगा सूर्य तनया। सूर्य तनया किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। देखो, पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको। देखो, हम बात किसकी कर रहे थे और आपको कहां पे लेके हम चले आए हैं। मुद्दा ये कि जो टॉपिक जहां पे जो शब्द आ जाए वहीं पे सीख लेना हमारी ईमानदारी है, यही हमारी समझदारी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तरण तनुजा यमुना का पर्यायवाची, तो यम भगनी यमुना का पर्यायवाची, सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची, सूर्य तनया यमुना का पर्यायवाची। ये मैं क्यों बताया? क्योंकि तरण का मतलब होता है सूर्य और इस सूर्य से इतने सवाल बन रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं हम लोग। नोट हो गया? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं कोई। अगला एग्जांपल है तुरंग तरंग। दो बेहतरीन शब्द आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं। एक तो आपका तुरंग है और एक आपका तरंग है। ठीक है, इस तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची है। किसका? ये घोड़े का पर्यायवाची है। अश्व, ठीक है, वाज, घोटक, सैंधो सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इस तरंग का मतलब होता है लहर। सबको पता है तरंग का मतलब होता है लहर। नोट करिए, इस तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, इस तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, जैसे अब दो घोड़े से मुझे याद आया कि आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हार की जीत। सबने पढ़ा हार की जीत। उसमें एक पात्र था बाबा भारती खड़न सिंह डाकू। ठीक है, और जिसमें उसके लेखक को पूछता है हार की जीत के लेखक कौन है। तो आप नोट कर लीजिएगा, हार की जीत के लेखक जो हैं सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन है। ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा था उस चीज को। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल आपका है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हंसोगे इसको सुन के। एक तो आपका दारू और एक आपका, नीचे लिख देते हैं पे, एक आपका है दारू। ये बड़ा ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ की मात्रा है। एक आपका दारू है और एक आपका दारू है। ठीक है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों में अंतर सिर्फ कितना है? अगर देखोगे ध्यान से तो ही अंतर आपको दिखेगा। ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, इस दारू का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी, बचपन में लकड़ी लिखते समय लड़के लिख देते थे, याद है सबको। ठीक है, देखिए
इस दारू का मतलब होता है, सबको पता है, बताना ही नहीं है, शराब। क्या होता है? शराब। जब मैं क्लास में इसको पढ़ाता हूं तो बच्चे यहाँ पे खूब कमेंट करते हैं, सर 8 PM 9 PM पता नहीं क्या क्या बताते हैं वो, ठीक है। तो एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सीखना वैसे सीखिए, ठीक है। इस दारू का मतलब होता है लकड़ी, इस दारू का मतलब होता है शराब। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और है आपका, द्वीप और द्वीप, इन दोनों का अर्थ बताना है आपको। द्वीप और द्वीप, इन दोनों का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। पहले द्वीप का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। दूसरे द्वीप का मतलब होता है टापू। क्या होता है? टापू। पहले वाले द्वीप का मतलब है हाथी, दूसरे वाले द्वीप का मतलब क्या है? टापू। अब देखो यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में और बनता, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाथी का तत्सम क्या होता है। तत्सम क्या होता है? तो हस्तिनी। क्या होता है? हस्तिनी। क्या है ये? तत्सम है किसका? हाथी का तत्सम क्या होता है? हस्तिनी। क्या होता है? हस्तिनी, ठीक है। सॉरी, हस्तिनी नहीं, हस्ती, सॉरी गलती, हाथी का नहीं, हाथ, हाँ, हाथी का क्या होता है? हस्ती होता है। क्लियर है? हाथी का तत्सम क्या होता है? हस्ती होता है। चलिए ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग कल की क्लास में, ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी में हम कोशिश करेंगे कि आपको पर डे एक ऐसे टॉपिक, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति, ऐसे समरूप, भिन्नार्थक शब्द का एक एक क्लास हम आपको पर डे दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।